गांव के लोग आज भी उस रात का नाम लेते हुए कांप जाते हैं। वह रात जब धुंध ने पूरे इलाके को ऐसे निगल लिया था जैसे किसी भूखे जानवर ने शिकार किया हो। उस गांव का नाम था भैरवपुर। घने जंगल से घिरा, जहां शाम होते ही सन्नाटा अपने पंजे पसार देता था। चौधरी लगभग 10 साल बाद शहर से अपने गांव लौटा था। उसके पिता की अचानक मृत्यु ने उसे मजबूर कर दिया था। अब वह एक सफल पत्रकार था, पर बचपन की यादें अभी भी उसके भीतर कहीं दबी थी, विशेषकर हवेली वाली। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के अंत में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। बचपन में आदित्य और उसके दोस्त अक्सर उसके बाहर तक जाते थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की थी। उस हवेली का मालिक किसी ठाकुर रघुवीर सिंह था। कहते हैं उसकी बेटी नैना अचानक कहीं गायब सी हो गई। उसके बाद से हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी रोने की, चीखने की, तो कभी कभी किसी के धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने की। कि पिता हमेशा कहते थे कुछ दरवाजे बंद ही रहना चाहिए, पर आदित्य अब बच्चा नहीं था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद वह घर में अकेला रह गया। माँ का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। रात के लगभग 11 बजे बिजली चली गई। बाहर तेज हवा चलने लगा। खिड़की के बाहर उसे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा हो। उसने पर्दा हटाया, पर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप चरमराकर खुल गई। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, वापस मत जाओ। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। कौन? उसने जवाब भेजा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, वह तुम्हें पहचानती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन आदित्य ने गांव के बुजुर्ग हरिनारायण काका से मुलाकात की। काका की आंखों में डर साफ था। बेटा, उस हवेली से दूर रहना, काका ने धीमे स्वर में कहा। नैना की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। लेकिन नैना के साथ हुआ क्या था? काका ने गहरी सांस ली। कहते हैं ठाकुर ने ही वाक्य अधूरा रह गया। क्या? आदित्य ने जोर देकर पूछा। लोग कहते हैं उसने अपनी बेटी को उसी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। वह किसी गरीब लड़की से प्रेम करती थी। आदित्य का दिमाग शन्न हो गया। उसे अचानक याद आया, बचपन में उसने एक बार हवेली के पास किसी लड़की की रोने की आवाज सुनी थी। उस रात आदित्य ने फैसला किया था। वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब ठंडक थी। दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही बदबूदार हवा उसके चेहरे से टकराई। दीवारों पर जाले, टूटे खिड़कियां और लकड़ी की सीढ़ियां जो हर कदम पर कराह रही थी। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कोई है? उसने पुकारा, पर कोई नहीं था। वहां सिर्फ सन्नाटा था और फिर धीमी हंसी। आदित्य का गला सूख गया। सीढ़ियां चलते हुए उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, तुम देर से आए। उसके हाथ कांपने लगे। नीचे से एक आवाज आई। तहखाने का दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कांपती हुई लगी। कोने में एक पुरानी लोहे की जंजीर थी और दीवार पर खरोच के निशान। अचानक से उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। टॉर्च बंद, पूर्ण अंधेरा। फिर किसी की फुसफुसाहट। आदित्य उसका नाम। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वह जम गया। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, उसने चिल्लाया। हंसी गूंजी। झूठ। अचानक टॉर्च अपने आप जल उठी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि सफेद फटे कपड़े में, आंखें काली और चेहरा सड़ा हुआ। नैना। उसने नाम खुद ब खुद ले लिया। सच सामने आ गया। मैंने तुम्हें पुकारा था, वह बोली, जब उन्होंने मुझे यहाँ बंद किया। मैं तब बच्चा था, आदित्य बुदबुदाया। तुम सुन सकते थे। अचानक से उसे याद आया कि बचपन में उसने एक बार पिता से कहा था, हवेली में रोने की आवाज आती है। पिता ने उसे खुद डांट दिया था। क्या पिता को सच पता था? तुम्हारे पिता ने मदद नहीं की। नैना की आवाज ठंडी थी। उसका दिल रुक सा गया था। यह झूठ है, सच। दीवार पर छवियां उभरने लगी। उसके पिता और ठाकुर रघुवीर तहखाने में खड़े थे। नैना जंजीर से बंधी थी।
आदित्य की सांसें तेज हो गई। अब तुम यहाँ रहोगे, नैना ने कहा। जंजीर अपने आप हिलने लगी। अचानक आदित्य के पिता की कही बात याद आई। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। उसने जेब से माचिस निकाली। अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो? नैना की आंखों में क्षण भर के लिए इंसानियत चमकी। मुक्ति। उसने तहखाने में पड़े पुराने कपड़े और लकड़ी को आग लगा दी। तेजी से फैल गई। नैना चीखी, पर इस बार दर्द से नहीं, जैसे कोई बंधन से टूट रहा हो। जंजीर पिघल गई। धुएं के बीच उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। धन्यवाद, उसकी आवाज गूंजी। दरवाजा खुल गया। आदित्य बाहर भागा। अगली सुबह हवेली की पूरी तरह जल चुकी थी। गांव वाले इकट्ठा थे। हरिनारायण काका ने कहा, शायद आत्मा को शांति मिल गई। आदित्य ने सिर हिलाया। लेकिन उसी रात जब वह शहर लौटने के लिए सामान बांध रहा था, उसके फोन पर फिर से मैसेज आया। मैं अब भी यही हूँ। उसका दिल धड़कना भूल गया। खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आदित्य समझ गया, कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, वे सिर्फ साथ चलने लगती है। खिड़कियां अपने आप खुली। ठंडी हवा कमरे में भर गई और उस रात के बाद आदित्य को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। सिर्फ उसके फ़ोन से कभी कभी एक मैसेज आता था, वापस मत आना। डियर, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।